Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद कंप्लीट सिलेबस के लिए आपसे फीस डिमांड की जाएगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपके लिए सेपरेट चैनल्स हैं। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स भी जिसमें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनके ऑथर्स के सॉल्यूशन जो कि किसी और चैनल पर नहीं मिलते, वो आपको मिल जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी ओलंपियाड की जो भी प्रिपरेशन है वो सब यहाँ पर करवाई जाती है एंड सब कुछ होता है 100% फ्री। आपको कुछ पैसा नहीं देना है। अब इसी अच्छी बात से चलिए अब शुरुआत करेंगे हम क्लास 7 साइंस के नेक्स्ट पेपर की, जिसमें हमने लिए हुए हैं हमारे साइंस के कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सो मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज में आपको मिलेंगे 4th से लेकर के 12th तक के आपके सभी सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर्स। आई होप आप साइंस के अलावा बाकी के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी देख रहे होंगे। तो चलिए अब शुरुआत कर देते हैं हम हमारे सेकेंड टेस्ट पेपर की। तो इस टेस्ट पेपर में हमने जो चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं वो हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर 4 हीट एंड चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने इनमें सारे क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या उन्हीं से रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं तो इन चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप कवर कर लेंगे। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो पूरा पेपर है इसका एक सेक्शन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको देना चाहती हूँ। इसमें हमने क्या किया हुआ है, आपको सबसे पहले मिलेगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके ईच क्वेश्चंस जो थे वो 1 मार्क का था। टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स कि टोटल नंबर 12 मार्क्स का हो गया होगा। आपको ऑलरेडी पेपर मिला हुआ था तो आप अब खुद चेक करिएगा कि सेक्शन 1 में आपको 12 में से 12 मिले हैं या फिर 12 में से कुछ कम नंबर मिले थे। क्लियर है? और जब आप ये मेरा सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे तो मुझे नीचे जरूर बताइए कि सेक्शन बाय सेक्शन आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे। सेक्शन 2 था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो भी हमने क्वेश्चंस आपको दिए थे। ये 2 मार्क ईच क्वेश्चन था, मतलब हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क था। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस थे। इस तरह से 20 मार्क्स का ये पूरा आपका सेक्शन था। नेक्स्ट था सेक्शन नंबर 3, जिसमें आपको सॉल्व करने थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है एंड टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 8 है, दैट इज टोटल 24 मार्क्स। अगेन नेक्स्ट सेक्शन नंबर 4, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करना है और हर एक क्वेश्चन जो है उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 6 थे एंड टोटल नंबर 24। अब हो सकता है कि आपके स्कूल्स में आपके एग्जाम्स जो हो रहे होंगे उसमें नंबर कुछ इधर उधर वेरी कर जाए, लेकिन पैटर्न लगभग यही होता है। तो चलिए हम अब सबसे पहले सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं, आप देखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर था वो सही था या फिर गलत। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन 1 में फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन आपके 1 से 4 है। लेमन जूस एंड विनेगर टेस्ट डैश बिकॉज दे कंटेन डैश। तो इसका आंसर मैं बताना चाहती हूँ कि लेमन जूस एंड विनेगर टेस्ट, इसका टेस्ट पूछा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है अगर लेमन जूस है और विनेगर है तो हमने कई बार उसे टेस्ट किया होगा, वो कैसा लगता है टेस्ट में? सॉर। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सॉर। बिकॉज दे कंटेन, अब ये सॉर क्यों लगते हैं ये उन्होंने आगे आपसे पूछा था। तो बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। दैट इज वाई ये जो विनेगर है और ये जो लेमन जूस है ये हमें खाने में थोड़ा सा खट्टा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि टर्मरिक एंड लिटमस आर डैश एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब टर्मरिक और ये जो लिटमस है इनके बारे में उन्होंने बताया है कि एक एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। तो कैसे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं? तो हमें पता है कि टर्मरिक और लिटमस जो है हमने पढ़ा हुआ था ये नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना था वो आएगा नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर
डैश ऑन देयर बॉडी। अब ये जो भी वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर क्या होता है, तो आपको बताना है कि उनकी बॉडी पर फर होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, फ्लीसेस, या फिर उनके हेयर्स। नेक्स्ट है कर्ड एंड विनेगर कंटेन डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। अब ये जो कर्ड और विनेगर होता है उसमें क्या होता है, तो कर्ड एंड विनेगर दोनों के ही अंदर एसिड्स होते हैं। कर्ड में होता है आपका लैक्टिक एसिड्स, ठीक है, एंड विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आप एसिड भी लिख लीजिए। चलिए अब हम आपको देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं या फिर नहीं है। तो एक सेकेंड भाई, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको आंसर दिखे। चलिए, तो पहला हमारा सॉर था एंड एसिड्स, तो वो बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट था नेचुरल फ्लीस, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था, एंड लास्ट वाला जो आंसर था हमारा वो था लैक्टिक एंड एसिटिक एसिड। क्लियर है? चलिए, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही है तो आपको टोटल यहाँ से कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 फॉर ईच क्वेश्चन, दैट मीन्स कि टोटल 4 मार्क्स। आई होप आपको 4 आउट ऑफ 4 ही मिला हो, क्योंकि हमने इसके एमसीक्यूज भी कर लिए थे, हमने लाइव सेशन भी इसका किया था जिसमें हमने आपको इसी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। साथ ही साथ रिवीजन वीडियो भी है, कॉन्सेप्ट वीडियो भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने इन पर्टिकुलर चैप्टर्स की ऑलरेडी कंप्लीट की हुई थी। और आई होप आपने वो सभी देखे हों, तो ये आंसर देने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब यहाँ से शुरुआत होगी आपके एमसीक्यूज की, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन, आपको सही सही चूज करना है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। अब ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, ये क्या प्रोसेस होती है, इसमें क्या किया जाता है, ये आपको बताना है। सो सिलेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी। अब ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, ये जो भी अपने एनिमल्स हैं उनके बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज। ठीक है, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है क्या, उन ऑफस्प्रिंग्स को सिलेक्ट करना, या फिर सिलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी, या फिर ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करना जो कि अच्छी प्रॉपर्टीज़ के हो, दैट मीन्स कि उनके हेयर्स अच्छे हैं, फ्लीसेस अच्छे हैं, और वो थोड़े मोटे तगड़े हैं और बहुत एक्टिव है। इस तरीके का एनिमल हमने 2 तरीके के चूज़ किए। तो ऑब्वियस सी बात है, उनसे जो प्रोड्यूस होने वाले जो उनका बेबी एनिमल होगा उसमें भी वही सारी क्वालिटीज़ आएंगी। तो क्या ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, या फिर सिलेक्टिंग एन एरिया फॉर ब्रीडिंग, या फिर ब्रीडिंग करवाने के लिए किसी एरिया को सर्च करना सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है, या फिर सिलेक्टिंग फाइन हेयर फॉर गुड क्वालिटी वूल, या फिर फाइन हेयर को चूज करना ताकि हम क्या कर सके, अच्छा वूल बना सके, क्या ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग आई होप आप सबको अब समझ में आ चुका है, और जिन्होंने सही आंसर लगाया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने गलत लगाया वो भी समझ चुके होंगे कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग द पेरेंट्स को सिलेक्ट करना विथ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी के अगर पेरेंट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके जो बच्चे होंगे, उनका जो चाइल्ड होगा वो भी उसी प्रॉपर्टी का होगा। तो यहाँ पर यही किया जाता है, जब अपन वूल यील्डिंग एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें अच्छी प्रॉपर्टीज हो, जैसे हेयर्स की क्वालिटी अच्छी है, तो 2 ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनसे ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो सिलेक्टिंग सर्टेन डिजायर्ड ट्रेट्स प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स आर कंसिडर्ड बिफोर ब्रीडिंग, इट इज कॉल्ड द सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग को, सिलेक्टिंग सर्टेन डिजायर्ड ट्रेट्स या फिर प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को चूज करना, आर कंसिडर्ड बिफोर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग करवाने से पहले, और इसी को क्या कहा जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अगेन। पहेली वांटेड टू बाय अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड विदाउट किलिंग द एनिमल। अब पहेली को भाई एक गिफ्ट लेना है जो कि एनिमल फाइबर से मिलकर के बना हुआ हो, लेकिन वो एनिमल को किल ना किया गया हो, उसमें एनिमल जो है वो वैसा का वैसा रहे, बस उसके प्रोडक्ट से कोई ऐसा फाइबर बना हुआ हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय। अब वो उसे कौन सा इसमें से गिफ्ट को बाय करना चाहिए जिसमें एनिमल को नहीं खत्म किया गया होगा, नहीं किल किया गया होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वुलन शॉल, वुलन की शॉल, सिल्क
स्कार्फ, एनिमल फर कैप, लेदर जैकेट। अब देखिए वुलन कहाँ से मिलता है, वूल कहाँ से मिलता है, शीप से। शीप्स के जो हेयर्स होते हैं, जो फ्लीसेस होते हैं, उन्हें एक ऐसे मंथ में उनकी बॉडी से हटाया जाता है जब उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, हटाने की ज़रूरत होती है। मतलब कि गर्मियों के टाइम पर, क्योंकि अगर बहुत सारे हेयर्स उनकी बॉडी के ऊपर रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो उस गर्मी से बचाने के लिए उनके हेयर्स को हटा दिया जाता है, उनके फ्लीसेस को रिमूव कर दिया जाता है। तो और उसी से वूल बनता है और वुलन शॉल उसी से बनी हुई होगी। मतलब कि यहाँ पे वुलन शॉल बनाने के लिए हमने एनिमल को किल नहीं किया। नेक्स्ट है आपका सिल्क स्कार्फ। अब सिल्क वॉर्म जो होता है उसे डायरेक्टली कोकून के साथ बॉइल्ड वाटर में डाल दिया जाता है, तो वो खत्म हो जाता है पानी के अंदर ही, जो सिल्क वॉर्म होता है। दैट मीन्स कि हमने वहां पर एक छोटे से इंसेक्ट को किल किया। नेक्स्ट है एनिमल फर कैप। अब ये कई बार जो कैप बनती है एनिमल के फर से, वो उन्हें मारकर बनाई जाती है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे रैबिट्स हैं या फिर जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से वो बना लिया जाता है। लेदर का जैकेट अगेन जो आपके एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से बनाया जाता है, उनके फर से नहीं। अब आप सोचिए कि आपके हेयर्स तो आप हर बार कट करवाते हो, लेकिन क्या आपकी स्किन कोई निकाल सकता है? कोई थोड़ा सा भी टच करेगा तो आपको कितना पेन होगा। तो मतलब कि लेदर जैकेट बनाने में एनिमल को किल किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, वुलन शॉल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपने यही सही मार्क किया होगा। क्लियर है? So rest of the options given here are obtained by killing animals। जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो एनिमल को किल करके बनाए जाते हैं। बट वूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ स्किन ऑफ शेप, ठीक है। स्किन मतलब कि उनकी जो बॉडी की अपर लेयर होती है जिसमें हेयर्स होते हैं उसे हटाया जाता है। बहुत ही थिक बॉडी होती है। थिक बॉडी मतलब कि जो फर्स होते हैं ना वो काफ़ी थिक होते हैं उनके, तो उनको जब हटाया जाता है तो शेयरिंग की जाती है, तो उनकी स्किन को, उनकी जो इनर स्किन है उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं होता, उसे नुकसान नहीं होता, सिर्फ ऊपर की लेयर हटाई जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है कि भाई जो पहेली है वो वुलन की शॉल जरूर परचेस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कंपेयर टू अ वुडन टाइल। अब ये क्वेश्चन आप देख के ही समझ जाएंगे कि अगर कोल्ड एंड हॉट के बारे में बात की जा रही है तो जरूर ये हीट चैप्टर का क्वेश्चन है। So a marble tile would feel cold as compared to a wooden tile on a winter morning because the marble tile, अब marble tile जो है वो सुबह, कब की सुबह, ठंडियों की सुबह ज़्यादा ठंडी लगती है। ऐसा क्यों? Is a better conductor of heat than the wooden tile। क्या ये वुडन टाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का? Is polished while wooden tile is not polished। क्या ये ऊपर से पॉलिशिंग होती है आपके मार्बल टाइल के ऊपर और वुडन टाइल के ऊपर पॉलिश नहीं की जाती? ये उल्टा है, बल्कि जो आपका मार्बल होता है उसके ऊपर ऐसी कोई पॉलिश की नीड नहीं होती, वो एक पत्थर है। और वो वुडन टाइल जो होती है उसके ऊपर ज़रूर पॉलिश की जाती है, पर पॉलिश करने से किसी चीज़ का गर्म या ठंडा होना नहीं समझ में आता है। ठीक है, मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब या रिलीज कर दे तो फिर वो उसी प्रॉपर्टी का ही रहेगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट मोर हीट दैन वुडन टाइल। क्या ये कंडक्टर जो है ये जो आपका मार्बल टाइल है वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है वुडन टाइल के कंपैरिजन में, या फिर इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द वुडन टाइल। अब या फिर ये हीट का पुअर कंडक्टर है वुडन टाइल के कंपैरिजन में। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो मार्बल होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, जितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर वो सेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब मॉर्निंग के टाइम पर क्या होता है, सुबह का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। अब जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही टेम्परेचर जो है वो मार्बल टाइल पर महसूस होता है, क्योंकि एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। वही अगर अपन वुड की बात करें तो वुड क्या चीज़ होती है, ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब कि ये हीट को कंडक्ट नहीं करता, मतलब कि अगर आप उसको गर्म करोगे तो वो जल जाएगा पर वो गर्म फील नहीं होगा ना ठंडा फील होगा।
ओके तो इसका मतलब कि वो इंसुलेटर है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन मार्बल टाइल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण जैसा उसके आसपास का टेम्परेचर है, अब मान लीजिए कि -10 डिग्री है तो लगभग माइनस के आसपास ही उसका टेम्परेचर आपको महसूस होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू वुडन टाइल। ओके, सिंस अ मार्बल टाइल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मार्बल टाइल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये हीट का गुड कंडक्टर है तो इसको तो गर्म होना चाहिए। जी नहीं, हीट क्या होता है, देखिए हमारे आसपास जो सन की लाइट है वो हमें एनर्जी देती है इन अ फॉर्म ऑफ हीट, जिससे हमें या तो गर्माहट फील होती है या ठंड फील होती है। ठीक है, टेम्परेचर मतलब कि हीट को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं क्या करूंगी, टेम्परेचर मेजर करूंगी कि कितना टेम्परेचर है, उसी के हिसाब से हमें हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लियर है? सो मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, यही आपका टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर डिपेंड करता है हीट पे। तो आपके आसपास अगर टेम्परेचर कम है दैट मीन्स कि जो आपका मार्बल टाइल है वो भी उसी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो जब कोई चीज आसपास के सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण या फिर अपने पास रखे हुए हॉट बॉडी के कारण अपने टेम्परेचर को बढ़ा या घटा लेती है तो इसका मतलब कि वो कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो यहाँ पे मार्बल के साथ भी वही है कि मार्बल एक अच्छा कंडक्टर है हीट का एज कंपेयर टू वुड। ठीक है, अब बहुत अच्छा भी नहीं है कि आप सोचे कि यार बहुत ज्यादा गर्म अपन कर सकते हैं, लेकिन वुड के कंपैरिजन में काफी बेहतर कंडक्टर है। Therefore, a marble tile will allow heat to pass through itself easily. इसलिए मार्बल की जो टाइल है वो हीट को अपने में से अच्छे तरीके से पास होने देती है एंड कीपिंग इट कूल ऑन अ विंटर मॉर्निंग। और इसीलिए विंटर की मॉर्निंग में क्योंकि टेम्परेचर कम था तो इसी वजह से जो टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर में कम था वही हमें मार्बल की टाइल पर फील होता है। तो इसका ऑप्शन था ए। जिन्होंने सही लगाया है बहुत अच्छी बात है, आपको 1 मार्क इस क्वेश्चन का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और देखेंगे क्या है ये। तो 4 अरेंजमेंट्स टू मेजर टेम्परेचर ऑफ आइस इन बीकर विद लेबोरेटरी थर्मामीटर आर शोन इन फिगर। अब यहाँ पे आइस टेम्परेचर को हमें मेजर करना है। अब हमारे जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं वो क्या होते हैं भाई, लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के होते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम कोल्डेस्ट बॉडी को भी का भी मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर, और हॉटेस्ट बॉडी टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं, मतलब गर्म और ठंडा दोनों ही हम इनकी मदद से मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस लेबोरेटरी थर्मामीटर की मदद से हम आइस के टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे कि फिगर में बताया है। अब 2-4 बच्चे थे जो कि अलग अलग तरीके से थर्मामीटर को होल्ड किए हुए हैं। सो विच वन ऑफ देम शोज द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब ये देखिए, यहां पे आपको ध्यान से देखना है कि क्या सही मेजरमेंट होगा। क्लियर है? देखो, हम पीछे से डी से स्टार्ट करेंगे। तो डी में क्या हुआ है, थर्मामीटर को पहली चीज तो ग्लास के कंटेनर के अंदर ही डाल दिया गया है, इस बीकर के अंदर ही डाल दिया गया है, और टिल्ट है तो टिल्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पे क्या किया गया है, पानी के अंदर बिल्कुल सरफेस पे आपके जो बल्ब है थर्मामीटर का उसे टच कर दिया गया है, तो ये भी तरीका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, अब सरफेस को तो ये टच नहीं कर रहा है लेकिन पानी के अंदर है, तो ये भी गलत है। सही तरीका क्या होता है, जिस भी बॉडी का टेम्परेचर हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर करना होता है, हम डायरेक्ट उस सॉल्यूशन के अंदर कभी भी थर्मामीटर को इमर्ज नहीं करते, अंदर नहीं मतलब उसे डालते हैं। कहाँ रखना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर। मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड है तो आप थोड़ा सा ऊपर उसके थर्मामीटर को रखेंगे। थर्मामीटर जो है वो उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस दोनों को कैच करके आपको एग्जैक्ट रीडिंग बता देता है। तो ये सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वे टू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो द करेक्ट अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर ए। For accurate measurement of temperature, a laboratory thermometer must be kept upright, not tilt. पहली चीज तो क्या होना चाहिए, tilt नहीं होना चाहिए, upright मतलब सीधा होना चाहिए। क्लियर है? A laboratory thermometer must be kept upright, not tilt, and the bulb should be completely surrounded by the substance. ठीक है, completely surrounded by the substance of which the temperature is to be measured.
ऑल्सो द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। सरफेस नहीं टच करना चाहिए। सराउंडेड होना का मतलब ये नहीं कि आप पानी के अंदर उसे डिप कर दोगे, क्योंकि अगर हॉट बॉडी है, किसी चीज़ का आपको गर्म टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो आप उसके अंदर अगर डालोगे तो ये थर्मामीटर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए थर्मामीटर को हमें इस तरह से रखना है कि वो सराउंडेड रहे, उसके ऊपर उसकी कोल्डनेस या हॉटनेस आए। देखिए कैसे कोल्डनेस और हॉटनेस आएगी। अब मान लीजिए कि आपने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, ठीक है, अब उन आइस क्यूब्स को बिना टच किए आप थोड़ा सा ऊपर महसूस करोगे तो आपको क्या फील होता है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा, कूल सा महसूस होता है, क्योंकि जो हॉटनेस या कोल्डनेस है वो ऊपर से ही अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे कि हमें वो महसूस हो जाती है। उसी तरीके से हीट भी क्या होती है, हीट भी फ्लो करने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए थोड़ा सा अगर ऊपर से ही हम महसूस करेंगे तो आसपास के एयर को वो गर्म कर देता है और वो हमें महसूस हो जाती है। उसी तरीके से आइस के साथ भी होता है, आसपास की एयर ठंडी रहेगी तो आपको वो दूर से ही महसूस हो जाती है और उस पर आपको बस उस एयर तक बस थर्मामीटर को रखना है, जिससे कि हमें टेम्परेचर मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। जिन स्टूडेंट्स ने सही आंसर लगाया बहुत अच्छी बात है। हो सकता है किसी का गलत हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हम कर ही रहे हैं, अब हमें सब पता रहेगा। चलो, सो अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इमेजेस दी हुई हैं, ठीक है, दैट इज ABCD, सभी को ध्यान से आपने देखा होगा। शोज अ स्टूडेंट रीडिंग अ डॉक्टर्स थर्मामीटर। ये क्या कर रही है बच्ची, डॉक्टर्स थर्मामीटर का यूज कर रही है। डॉक्टर थर्मामीटर क्या होता है, जिसकी मदद से आपको जब फीवर आता है तो आप टेम्परेचर लेते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। सो विच ऑफ द फिगर इंडिकेट्स द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग द टेम्परेचर। अब इसमें से कौन सी ऐसी पिक्चर है जो कि सही तरीका बता रही है। देखिए सबसे पहले A, ठीक है, देन B को ध्यान से देखिए, ठीक है, C को ध्यान से देखिए और D को ध्यान से देखिए। तो हम D ऑप्शन से चलते हैं। अब D ऑप्शन में देखिए क्या होता है कि किसी भी थर्मामीटर में सामने की तरफ होता है बल्ब और पीछे की तरफ होता है उसका कैप, जिससे वो टाइट रहता है। क्लियर है। तो हमें हमेशा कहाँ से थर्मामीटर को पकड़ना चाहिए, जिस साइड पर कैप है। बल्ब के साइड पर हमें कभी भी थर्मामीटर को नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों, अदरवाइज हमारे जो फिंगर का टेम्परेचर है वो थर्मामीटर मेजर करना शुरू कर देता है, इसलिए हमेशा उसे कैप साइड से पकड़िए। तो इस बच्चे ने क्या किया है, इसने बल्ब के साइड से इसे होल्ड किया है, होल्ड from, she hold it from बल्ब की साइड से इसने इसे होल्ड किया हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि ये क्लिनिकल थर्मामीटर को पकड़ी तो सही है, लेकिन कहाँ है, यहाँ है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, आपके चेहरे के नीचे। ठीक, तो अगर थर्मामीटर की रीडिंग लोगे तो आपको बिल्कुल भी सही रीडिंग नहीं मिलेगी, तो ये भी गलत है। अगर आपने थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो भी आपको सही रीडिंग नहीं मिलेगी। सही मेजरमेंट क्या है, थर्मामीटर को कैसे देखना चाहिए, कुछ इस तरह से, बिल्कुल आपके आईज से ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए इस तरह से, जिससे आपको करेक्ट रीडिंग मिले। समझ में आ गई बात। ना तो बल्ब से पकड़ना है, ना ही ऐसे रखना है, ना ही ऐसे रखना है। हमेशा जो थर्मामीटर है उसकी एग्जैक्ट रीडिंग, मर्क्यूरी का लेवल अगर आपको देखना है कि किस वैल्यू तक गया है, तो आप हमेशा आंखों के पैरेलल रखिए, जिससे कि आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन फर्स्ट केस eyes of student are in level of mercury in thermometer। थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी का लेवल है वही लेवल हमारी आई साइट का है, ठीक है, इसीलिए सो इट इज द करेक्ट वे टू रीड द थर्मामीटर इन अ क्लिनिकल टू रीड द टेम्परेचर इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो यही सही तरीका है जिससे कि आप क्लिनिकल थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक, चलो, तो यहां से भाई जिसने सही आंसर लिया उसको तो मिल गया 1 मार्क। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। सो प्रोडक्ट्स ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज। अब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन क्या होती है, आप जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। जिसको आंसर पता था वो तो सही मार्क कर चुका होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उनको दोबारा से बता दें
कि न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों को मिला करके उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं और उससे क्या बनता है, तो यही आपसे पूछा हुआ है। तो उससे बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो पहला ऑप्शन था एसिड एंड बेस, तो जी नहीं, हम न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड और बेस को ही मिलाते हैं, तो ये एसिड और बेस तो नहीं देगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। एंड एसिड एंड सॉल्ट, क्या हमें सॉल्ट और एसिड मिलता है, जी नहीं। एसिड और बेस को जब मिलाते हो ना तो एसिड और बेस दोनों ही गायब हो जाते हैं, उन दोनों के मिलने से बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट मीन्स कि क्या मैं दोबारा से एसिड और बेस ऑब्टेन कर सकती हूँ, जी नहीं। अगर हमने एसिड और बेस दोनों को मिला दिया है, दैट मीन्स कि हमने एसिडिक और जो बेसिक प्रॉपर्टी थी उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और हम उसे दोबारा से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर मैंने NaOH प्लस HCl, HCl आपका एसिडिक, NOH बेसिक, दोनों को मिलाया तो NaCl प्लस H2O बनता है। क्या बनता है, यहाँ से Na प्लस Cl बन जाएगा NaCl और ये H2O, तो यहाँ पर आपको पानी प्लस सॉल्ट दोनों मिलता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। सो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर on adding its paste to acid and base separately, which colors would be observed। अब चलिए, टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर है? अब टर्मरिक के बारे में एक कहानी बता दूं कि जो टर्मरिक है ना, ये आप चोट में लगाते हो, बहुत सारी जगह यूज करते हो कि नहीं, है ना, हमारे इंडिया में किया जाता है। साथ ही साथ भाई अगर सर्दी है तो आप टर्मरिक का यूज करते हो दूध में डाल करके, करते हैं ऐसा। अब टर्मरिक जो है ना, ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एसिड में एसिड को मिलाओगे तो आपको ना कभी भी नो चेंज मिलेगा। नो चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे आपको टर्मरिक से येलो कलर मिलता है और आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, आपने उसमें ऐड कर दिया एसिड को, तो आपको क्या मिलेगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग इट्स पेस्ट टू एसिड एंड बेस सेपरेटली, विच कलर्स वुड वी ऑब्जर्व। अब आपको इसने, आपने देखा होगा कि आपने कई बार खाना खाते खाते अपने शर्ट पे गिराया होगा, तो उस खाने में अपने इंडिया में हल्दी का यूज़ बहुत होता है, टर्मरिक का यूज़ होता है, तो हल्दी का निशान हमारे शर्ट पर, हमारी ड्रेस पर पड़ जाता है। अब अगर आपने डायरेक्टली सोप लगा दिया, ठीक है, क्या कर दिया आपने, इस येलो टर्मरिक पर सोप ऐड कर दिया। अब सोप कैसा होता है भाई, तो सोप होता है हमारा बेसिक नेचर का। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। अब ये खुद कैसी है, एसिडिक नेचर की, तो येलो में आपने सोप डाला, आपने खुद भी लगा करके देखा होगा, तो आपको वो किस कलर का मिल जाता है, वो आपको रेड कलर देना लग जाता है। ठीक है, और अगर आप वहीं पर उसमें लेमन लगा दोगे, ठीक है, अगर मैं टर्मरिक में, ठीक है, किसको ऐड कर दूंगी, लेमन को, तो ये मुझे क्या कलर देगा, हाँ, ये मुझे येलो ही कलर देता है। दैट मीन्स नो कलर चेंज। तो आपसे यही तो पूछा है कि टर्मरिक में क्या होगा, येलो इन बोथ एसिड एंड बेस, जी नहीं, एसिड और बेस दोनों में येलो नहीं मिल सकता। येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, या पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस, तो ये भी नहीं है। रेड इन एसिड एंड ब्लू इन बेस, जी नहीं, इसका सही ऑप्शन होगा येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस। क्लियर है? तो ये ऑप्शन है आपका टर्मरिक के से रिलेटेड। सो turmeric paste is yellow in color, so it's remain yellow in acid and change its color to red in base। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है? चलिए तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्लियर। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको सही नंबर मिल गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक, जब सॉइल जो है वो बहुत बेसिक होती है, मतलब उसमें बेसिक कंटेंट ज़्यादा हो, सो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन इट, तो उसमें प्लांट अच्छे तरीके से नहीं लगता है। टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, तो हमें क्वालिटी अगर इंप्रूव करनी है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सॉइल, तो हमें सॉइल में क्या मिलाना चाहिए। चलिए अब देखिए, सॉइल जो है हमारे घर के आसपास जितनी भी सॉइल या गार्डन है उसमें आपने देखा होगा कि प्लांट के अच्छी हेल्दी रहे प्लांट, तो उसके लिए हम उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स डालते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ डालते हैं कि उसमें कीड़े ना लगें या फिर वो अच्छी तरीके से ग्रो करे। तो अब जब ज़्यादा दवाई लगती है तो फिर प्लांट तो अपना ग्रो किया, उसने फल फूल दिए और वो खत्म भी हो गया मान लीजिए, लेकिन अब वो जो सॉइल होती है ना उसमें वो सारी दवाइयाँ मिक्स हो जाती हैं, वो फर्टिलाइजर्स मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सॉइल है वो या तो कभी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है नेचर में या बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर की हो जाती है। तो एसिडिक नेचर की सॉइल में भी प्लांट नहीं लगता, ना ही बेसिक नेचर की सॉइल में प्लांट लगता है। तो बेसिक अगर हो जाए तो फिर आप उसमें क्या डालें, ऑर्गेनिक मैटर, क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, कैलामाइन सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम या कैलामाइन सॉल्यूशन दिया हुआ है ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। अब आप बेस में बेस डालोगे तो बेसिक नेचर और बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं या नो चेंज होगा। सो भाई हम इसमें क्या डाल दें, तो हम डालते हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब हम्स या डेड एनिमल्स पार्ट से जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, खाद बनती है, हमें उसमें वो ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करना चाहिए? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर एसिडिक होता है नेचर में। तो ऑर्गेनिक मैटर इज टू बी एडेड टू द बेसिक सॉइल टू न्यूट्रलाइज द बेस एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर को हम उसमें डालेंगे जो कि खुद एसिडिक नेचर का है। अब आपने एसिड क्यों डाला बेस के साथ में? क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलकर के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब आप सोचते हैं सॉल्ट बनता है तो हम ऐसे करके सॉल्ट बना लें, तो हमने बताया था सॉल्ट कई तरीके के होते हैं, जिसमें कॉमन सॉल्ट जो है वो हम खा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सॉल्ट्स हैं वो ईटेबल नहीं होते कई बार। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे जो आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा वो आपके सॉइल के लिए और अपने प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 खत्म और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। सो वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें किससे हमें वूल फाइबर जो है वो नहीं मिलेगा, गोट, लैम या फिर अल्पाका या मॉथ। अब इसमें से देखिए, आपका जो मॉथ होता है, सिल्क मॉथ, इसकी मदद से आप सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, मॉथ। सो moth is an insect while other three are the animals with fur which produces wool. A very short answer type का next question है, how do the hair of certain animals help in keeping their bodies warm? अब देखिए, अब आपको तो पता है कि बचपन से कहा जाता है कि अपन सोचते हैं क्या ठंड का टाइम है, हमारे डॉग को ज़्यादा गर्मी लग रही, ठंडी लग रही होगी, या फिर हमारे आसपास जितने भी जंगल में एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी में ठंड लग रही होगी, या जो बर्फीली जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऐसी जगह पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को कैसे सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली उनकी बॉडी पर होते हैं फर्स, फ्लीसेस, हेयर्स, जो कि काफ़ी थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। उस थिकनेस की वजह से जैसे आसपास जितनी भी हवा चलती है ना, तो क्या होता है, वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, स्किन तक नहीं पहुंच पाती। क्लियर है? और जब तक हमारी बॉडी तक, हमारी स्किन तक ठंडी हवाएं या गर्माहट ना पहुंचे, ठीक है, ठंडी हवा जब तक ना पहुंचे तो वो आपको इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। और हमारी बॉडी जो है, या हमारी कहे या एनिमल्स की कहे, नेचुरली अंदर से गर्म होती है, हमारी बॉडी भी गर्म ही होती है, हम ठंडे तो नहीं रहते। ठीक है, सो हमारी बॉडी भी ब्लड सर्कुलेशन के वजह से, हमारी बॉडी में जितना काम चलता है उन सभी की वजह से हमारी बॉडी अंदर से एनर्जी को फील करती है, गर्माहट फील करती है। तो उस गर्माहट को अगर मेंटेन रहे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर वो गर्माहट में बार बार स्किन पर आकर के ठंडी हवा लगेगी तो आपको ठंड फील होती है।
तो एनिमल की जो फर है वो उस गर्माहट को जो एनिमल की बॉडी से निकलती है उसे अंदर ही रहने देती है, बाहर नहीं आने देती। और जब बाहर से ठंडी हवा आती है तो उस फर में, क्योंकि जो फर है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो वो उसको पास नहीं होना देता, बाहर की तरफ नहीं निकलने देता। बैड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जो हीट को बाहर ना जाने दे, ना ही अंदर आने दे। तो भाई वो अंदर तो आने दे सकता है क्योंकि हीट अंदर भी है, बाहर भी अगर हीट होगी तो ज़्यादा गर्मी फील होगी, लेकिन बाहर ठंडा है और अंदर गर्म है तो वो गर्माहट को बाहर नहीं निकलने देता। समझ में आई बात? तो इसका आंसर बहुत शॉर्ट आपको देना है। हेयर ऑफ दीज एनिमल्स ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो एनिमल्स के हेयर्स होते हैं वो बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो द एयर ट्रैप्ड इन हेयर ऑफ दीज एनिमल्स प्रिवेंट्स देयर बॉडी हीट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट टू कोल्ड सराउंडिंग एंड कीप्स देम वार्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि उनके हेयर्स जो है वो बहुत सारी हीट को ट्रैप कर लेते हैं और ये जो ट्रैप्ड एयर ट्रैप हो जाती है उनकी हेयर के अंदर, वो उनकी बॉडी को हीट से प्रिवेंट करती है, जो और उन्हें कोल्ड सराउंडिंग में रहने के लिए उस लायक बनाती हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया वेरी शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको स्टेप्स दी हुई हैं शॉर्ट आंसर में कि वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम फ्लीसेस आर गिवन हेयर। अब फ्लीसेस से कैसे वूल बनाए उसकी स्टेप्स दी हुई है। अब आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, सो पिकिंग आउट द बर्ड्स, तो बर्ड्स तो आप तब पिक करोगे जब आपको फ्लीसेस मिल जाएंगे। क्लियर है? सो डाइंग इन वेरियस कलर, तो यह सबसे लास्ट की प्रोसेस होती है जब हमारे पास फाइबर आप बना लोगे, फैब्रिक के जो थ्रेड्स है वो क्लियर बना लोगे, उसके बाद आप डाई करते हो। शेयरिंग, सॉरिंग या सॉर्टिंग। अब देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले होती है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग करने के बाद आपने जो भी चीज को शेयर किया, शेयरिंग मतलब कि एनिमल्स की बॉडी से फर को निकालना। ठीक है, उसके बाद जैसे ही फर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी सॉरिंग करते हैं। सॉर करते हैं मतलब उन्हें साफ करते हैं। पहले आप किसी चीज को लेकर के आए, जैसे आप बाजार से कोई भी सामान फ्रूट्स लाते हो तो सबसे पहले उसे धोते हो या नहीं धोते? ठीक है, तो उसे भी आप साफ करोगे। तो वूल जितना भी आपने निकाला है, उनकी बॉडी से फ्लीसेस निकाले हैं, सबसे पहले आप उसे निकाल के धोते हैं, सॉरिंग करते हैं। फिर होती है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग मतलब कि जो बैड हेयर्स है उन्हें अलग कर दिया जाता है और जो गुड हेयर्स हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। अब गुड हेयर्स में भी छोटे छोटे से बर्ड्स हो सकते हैं, तो बर्ड्स को निकालेंगे एंड देन आखिरी में जो वूल है उसे डाई किया जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम द फ्लीसेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के फ्लीसेस से अगर हमें वूल निकालना है तो यही हमारी करेक्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए, सो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, जिसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन हम रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको साइड दूंगी ताकि आप फिगर को देख पाए। सो फिगर ABCD shows the reading of 4 different thermometer. Indicate which of the reading shows the normal human body temperature. अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन अगर इस बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये 38 से ऊपर है और 39 के बीच में है। ठीक है, मतलब 38 से ज़्यादा है। बी में जो आपको मिल रहा है वो 36 मिल रहा है, सी में आपको 37 मिल रहा है और डी में आपको मिल रहा है भाई 40 के आसपास या फिर 39 पॉइंट से भी आगे। ठीक है, 39 से आगे। अब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इसके हिसाब से इस फिगर में जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो एज वी नो दैट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर है? इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमें सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और केल्विन के लिए आपको 273 को 37 से ऐड कर देना है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको केल्विन में वैल्यू दे देंगी, फ़ारेनहाइट में दे देंगी और डिग्री सेल्सियस में। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, shopkeepers selling ice blocks usually cover them with the jute sacks. Explain why. तो शॉप्सकीपर जो है जब भी वो आइस को सेल करते हैं तो ऊपर से आपने देखा होगा कि जूट के जो स्लैक्स होते हैं उसे कवर कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए, अगेन जो जूट है वो क्या होगा, जूट भी एक तरीके का आपका फैब्रिक ही है जो कि फाइबर से मिलकर के बना हुआ है, जो कि क्या होता है जूट स्टैम्प्स।
आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। तो ये जो जूट है ये भी कंडक्टर होता है, लेकिन पुअर कंडक्टर। कैसा है ये? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसके कारण ये बाहर की सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर है उसे अंदर पास नहीं होने देता, और जो अंदर आइस है वो जमी हुई ही रहती है। क्लियर हुआ? सो जूट इज अ थर्मल इंसुलेटर। क्या है ये? आप इसे थर्मल इंसुलेटर बोल सकते हो, या ये भी लिख सकते हो कि जूट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दोनों का मतलब एक ही है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते, हीट को कंडक्ट नहीं करते, हीट को अपने में से पास नहीं होने देते, वो सभी इंसुलेटर कहलाते हैं, या फिर हम उन्हें थर्मल इंसुलेटर कह सकते हैं। थर्मल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू हीट, मतलब जो हीट को ना पास होने दे वो होते हैं थर्मल इंसुलेटर। सो जूट इज अ थर्मल इंसुलेटर, देयरफॉर इट हेल्प्स आइस नॉट टू मेल्ट इमीडिएटली। तो इसलिए जो आपकी आइस है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती है। सो शॉप्सकीपर मस्ट यूज इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक सैक, सॉडस्ट, न्यूज़पेपर टू कवर द आइस। इसीलिए जो शॉप्सकीपर होते हैं वो जनरली सॉडस्ट को, न्यूज़पेपर्स को यूज करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर द इंसुलेटर्स ऑफ हीट। ये हीट को अपने से पास नहीं होने देते हैं, राइट। चलिए, सो आई होप आपको इसका आंसर सही आपने दिया होगा, सही लिखा होगा। अब जरूरी नहीं है कि जैसे वर्ड टू वर्ड मैंने लिखा वही आप आंसर दें, आपका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये जरूर मेंशन करना है कि ये एक थर्मल इंसुलेटर होता है, इसीलिए ये आइस को मेल्ट नहीं होने देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। A laboratory thermometer is kept 7 centimeter away on the side of the flame, while a similar thermometer B is kept 7 centimeter above the flame of a candle as shown in the figure. Which of the thermometer A or B will show a greater rise in the temperature? Give reason for your answer. देखिए, हमने आपको जब हीट चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब भी आपका हीट जहां कभी बढ़ती, जो भी हॉटर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी वजह से या सोर्स ऑफ हीट की वजह से आसपास की जो एयर है वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। तो मान लीजिए कि ये कैंडल है, जब यहां से कैंडल जल रही थी तो इसके ऊपर जितनी भी एयर थी वो क्या होगी? जल्दी गर्म हो जाएगी। जल्दी गर्म हो जाने की वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर के वो हल्के हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर साइड में और यहां पर आप देखोगे, क्योंकि हीट का फ्लेम ऊपर की तरफ है तो ऊपर की एयर जल्दी गर्म होगी और यहां पे जो एयर होगी वो एज कंपेयर टू इसके कम गर्म होगी। तो अगर मैंने थर्मामीटर को बी पर रखा हुआ है, ठीक है, तो और ए पर जो थर्मामीटर है उसमें ज़्यादा राइस किस में मिलेगा? ज़्यादा मुझे जो राइस है वो मुझे थर्मामीटर बी में मिलेगा, क्योंकि जो एयर है वो सबसे पहले यहाँ पर जब गर्म होंगी तो ऊपर की तरफ उठेंगी और इसीलिए थर्मामीटर बी पर हमें ज़्यादा रीडिंग मिलेगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे एयर को थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ पे जो एयर है वो थोड़ी फास्ट होती है, जल्दी गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है। ठीक है, सो thermometer B, whose bulb is just above the candle flame, will show a greater rise in temperature. ज़्यादा temperature rise किस में मिलेगा? Thermometer B में, because hot air above the candle rises up immediately. क्योंकि जो हॉट एयर थी, गर्म हवा थी कैंडल के ऊपर, वो जल्दी गर्म होकर के जल्दी ऊपर जाएगी। साइड में क्योंकि फ्लेम कहाँ है? ऊपर है। जैसे कि आप देखिए, आप स्टोव पर आपके गैस का जो बर्नर होता है उस पर आप जब भी कोई भी मेटल का कंटेनर रखते हैं तो वो कैसे गर्म होता है? जहां पर फ्लेम उसकी लग रही होती है, लेकिन साइड बाय साइड क्या कोई चीज गर्म हो जाती है? क्या वो उबलने लगती है? जी नहीं। आप जब गैस के पास खड़े होते तो आपको हीट जरूर फील होती है, लेकिन उतनी हीट फील नहीं होती जितनी कि कंटेनर को हो रही होती है। क्लियर है? वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है। जो फ्लेम के ऊपर जस्ट एयर होगी वो जल्दी गर्म होकर ऊपर जाएगी, देन ठंडी हवा आएगी वो गर्म होगी, लेकिन साइड वाली एयर को थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए टेम्परेचर को अगर आप थर्मामीटर को जस्ट फ्लेम के ऊपर रखते हो तो वो जल्दी आपको रीडिंग देगा, ज्यादा रीडिंग देगा, और साइड वाला थर्मामीटर जो है वो आपको कम रीडिंग देगा, क्योंकि वहां की एयर इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है। सो
Thermometer B, whose bulb is just above the candle flame, will show a greater rise in temperature because hot air above the candle rises up immediately. ऊपर की तरफ immediately जाएंगी and increase the temperature of bulb of thermometer higher than that of A. A से ज़्यादा आपको जो टेम्परेचर है वो B पर मिलेगा क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो जल्दी गर्म हो जाएगी. क्लियर हुआ आपको? इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए हम पहुंच चुके हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ आवर टेस्ट पेपर. इसमें आपसे पूछा हुआ है टू कीप हर सूप वार्म. अब सूप आप सबको पसंद है, किसी को भाई अलग अलग तरीके के सूप पसंद होते हैं, टोमेटो पसंद होता है, मंचाओ पसंद होता है. तो इसमें भी सूप जो है पहेली को गर्म रखना था, तो उसने क्या किया, टू कीप हर सूप वार्म पहेली wrapped द कंटेनर इन विच इट वॉज kept a woolen cloth. Can she apply the same method to keep a glass of cold drink cool? Give the reason for your answer. अब आपने देखा होगा कि कई बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो बच्चे हैं वो बॉटल्स लेकर के जाते हैं और उसे कपड़े से आसपास से बांध करके रख देते हैं. तो वो ये देखते हैं कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे जो पीरियड्स हैं उसके बाद हमें ठंडा पानी मिले तो ठंडा होता है. इसी तरीके से अगर गर्म है कोई चीज़ तो उसमें भी आसपास से अगर आपने कोई वुलन क्लॉथ को लपेट दिया है, उसे चारों तरफ से कवर कर दिया है, तो वो जो हॉट मटेरियल है वो हॉट ही रहता है, या कोई ठंडी चीज़ है वो ठंडी ही रहती है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो फैब्रिक है, जो वूल है, वो क्या होता है, अगेन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण से वो अंदर की गर्माहट को या हॉटनेस या कोल्डनेस को बाहर की तरफ नहीं जाने देता है. और इसी कारण से जो मटेरियल अंदर है वो गर्म है तो गर्म रहता है और ठंडा है तो ठंडा. मतलब बहुत जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होगा, उसे थोड़ा टाइम लगेगा उस वूल के कारण. क्लियर है? सो yes, she can apply the same method to keep a glass of cold drink cool because wool is a thermal insulator. अब बस आपको ये thermal insulator word याद रखना है क्योंकि wool क्या है, एक thermal insulator है and it cannot allow the heat to pass through it. और ये heat को अपने में से पास नहीं होने देता है. क्लियर हुआ? चलिए, सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So next question है question number 20. So again very short answer type question. Look at the given reaction. भाई reaction को ध्यान से देखिए. Hydrochloric acid plus sodium hydroxide. तो sodium chloride plus water. Sodium chloride formed in this reaction remain in solution form. Can we get solid sodium chloride from this solution? Suggest a method. अब देखिए यहाँ पर जब आपने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl को आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl के साथ मिलाया तो आपको क्या मिलता है, NaOH के साथ मिलाया तो आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर. सो सोडियम क्लोराइड जहाँ यहाँ पे जो फॉर्म होता है, जो सॉल्ट फॉर्म होता है, वो हमारा किस फॉर्म में होता है, वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में, दैट मीन्स कि लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के अंदर घुला हुआ. तो कैन वी गेट द सॉलिड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन? तो क्या हमें सॉलिड नहीं मिल सकता उस सॉल्ट का? सो सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज वाटर इन फॉर्म. सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द एवापोरेशन. अब अगेन आपको मैं बता दूं कि एवापोरेशन की मेथड क्या होती है. तो जब आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम नमक को, सॉल्ट को पानी के अंदर मिलाते हैं और अगर मैं उन्हें सेपरेट करना चाहती हूँ, सेपरेशन करना चाहती हूँ दोनों ही सब्सटेंसेस का, तो अगर किसी पानी में सब्सटेंस है जैसे सॉल्ट है तो उसे करना होगा तो आप उसे हीट अप करिए. हीट अप करने की वजह से पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में हट जाता है और उसके अंदर जो सॉल्युबल फॉर्म में सॉल्ट है वो आपको मिल जाता है, राइट. तो आप उसे सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं. तो ये आंसर था हमारा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. पहेली सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी. मतलब बेसिकली पहेली को एसिडिटी फील हो रही है. सो इज इट एडवाइजेबल टू गिव हर ऑरेंज जूस इन दिस सिचुएशन एंड व्हाई? सो क्या उसे ऑरेंज जूस देना चाहिए और या नहीं देना चाहिए, ये आपको बताना है. और क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए ये आपको बताना है. अब किसी को अंदर एसिडिटी फील हो रही है आपकी बॉडी में, मतलब कि हमारी बॉडी में जो एसिड कंटेंट होता है वो बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से क्या फील होता है, कभी कभी हल्का सा स्टमक पेन भी फील होता है या इनडाइजेशन हो जाता है क्योंकि HCl का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया और आपको थोड़ा सा यहाँ पर अनकंफर्टेबल लगेगा, जलन सा फील होगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनो पीते हैं, है ना.
या फिर हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो कि उसको ठंडक दे अंदर जा करके। सो अगर ऑरेंज जूस पी लिया तो क्या होगा, आप देखिए ऑलरेडी एसिडिटी थी, और ऑरेंज जूस में क्या होता है, ऑरेंज जूस के अंदर होती है एसिड कंटेंट। तो अगर ऑरेंज जूस पी लेगी तो क्या होगा, क्या एसिडिटी खत्म होगी, जी नहीं, एसिडिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज दोनों एसिडिक और एसिडिक कंपोनेंट्स हैं। इस केस में जो पहेली है उसे लेमन जूस या ऑरेंज जूस ना पी करके उसे एक ऐसा सॉल्यूशन पीना चाहिए जो कि बेसिक नेचर का हो, ताकि जैसे ही वो पिए तो बेसिक और एसिडिक दोनों मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाए। नो, ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर, शी रिक्वायर एंट एसिड्स, उसे क्या पीना चाहिए, एंट एसिड्स पीना चाहिए, which are basic and nature and neutralize the excess acid in the stomach, जो कि हमारे स्टमक में जितना भी excess acid है उसके साथ मिलकर के उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एंट एसिड का नाम याद रखिएगा, अगर एसिडिटी होती है तो हमें एंट एसिड्स को लेना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अब सही है या गलत है और सही स्टेटमेंट आपको बताना है। अब आप इसका आंसर कैसे देंगे, मान लीजिए कि पहला गलत होता तो आप नीचे ही उसका सही आंसर लिखिएगा। सो ऑल सब्सटेंसेस आर ईदर एसिडिक और बेसिक, क्या सारे सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक होते हैं? सारे एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे? ऐसा नहीं होता। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे आपका पानी, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है। तो भाई पीएच लेवल पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, बाकी कुछ चीज़ें न्यूट्रल भी होती हैं, इसलिए ये आंसर गलत है और इसका रीज़न हम आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड इफ एसिडिक विल टर्न ऑल इंडिकेटर्स रेड, क्या अगर कोई चीज़ एसिडिक नेचर की है तो क्या वो सारे इंडिकेटर्स को रेड कर देगी? जी नहीं। हमने देखा कि टर्मरिक भी हमारा एक इंडिकेटर है, ठीक है, फिनोल्फ्थालीन भी इंडिकेटर है, लेकिन क्योंकि वो खुद ही थोड़े एसिडिक नेचर के होते हैं, जिसके कारण जब आप उसमें एसिड डालोगे तो नो कलर चेंज आपको मिलेगा। इसका मतलब कि अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो वो सारे ही इंडिकेटर को रेड कर दे, ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ वी यूज़ ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर अगर आप लेते हो तो वो ज़रूर उसमें जैसे ही रिएक्ट करेगी तो रेड कलर प्रोड्यूस करेगी। सो लाइम वाटर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्या ये जो लाइम वाटर है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा? तो जी हाँ, कर देता है, क्योंकि लाइम वाटर जो है ये बेसिक नेचर का होता है। कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, क्या ये जो कॉमन सॉल्ट है जो कि आप खाने में यूज़ करते हो, अगर आपने उसको पानी में मिला के रख दिया, एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डाला, तो क्या वो रेड कलर देगा? जी नहीं, क्योंकि ये कैसे नेचर का होता है, न्यूट्रलाइज्ड होता है, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं करेगा। फिनोल्फ्थालीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर? नो, इट इज़ अ आर्टिफिशियल और केमिकल इंडिकेटर। कैलामाइन कैन बी यूज टू ट्रीट एंट्स एसिड एंड स्टिंग, जी हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंट स्टिंग्स में हमें एसिड हमारी बॉडी में में रिलीज हो जाता है, और अगर कैलामाइन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो वो क्योंकि बेसिक नेचर का है, जिस वजह से वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेमन वाटर इज बेसिक इन नेचर? नो, लेमन इज एसिडिक, सो दैट लेमन वाटर इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन फॉल्स था, क्योंकि सब्सटेंस कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। दूसरा क्वेश्चन हमारा फॉल्स था, क्योंकि एसिड्स डू नॉट गिव रेड कलर विद ऑल इंडिकेटर्स। थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रू था, बिकॉज लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। और यहाँ पे हमने गलती से ट्रू लिखा है, बट हमने जब डिस्कस किया था तो हमें बताया था कि कॉमन सॉल्ट जो है वो बिल्कुल भी हमें कोई कलर नहीं देता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो इट इज द टाइपिंग एरर, हम ठीक कर लेते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है। चलिए, सो false, क्योंकि blue litmus does not change to red in common salt solution since it is neutral, and then it's false because phenolphthalein is a synthetic indicator, और हमसे यहाँ कहा गया था कि phenolphthalein एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगेन कैलामाइन सॉल्यूशन को लगाने से क्या हम एंट्स स्टिंग से से थोड़ी राहत पा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि एंट स्टिंग्स कंटेन फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है एंट स्टिंग में? मतलब जो चींटी आपको काट लेती है तो उसमें जो एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। हैंस कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो कि जिंक कार्बोनेट रखता है। लास्ट वाला हमारा फॉल्स है, और ये सभी आप अच्छी तरीके से एक बार और देख सकते हैं। हमने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है कि लेमन वाटर इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि लेमन वाटर जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, ना कि बेसिक नेचर का।
ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे ये सारे ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे वेरी शॉर्ट खत्म हो चुके हैं, अब आ गए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। सो सम वर्ड्स रिलेटेड विद द सिल्क आर जम्बल्ड अप। अब कुछ सिल्क से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड है। राइट देम इन देयर करेक्ट फॉर्म, आपको इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए, अब इन्होंने यहाँ पर हिंट दे दी हुई है कि आपके सिल्क से रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो हमें इनको आइडेंटिफाई करने में देरी नहीं लगेगी। जैसे पहला आप देख रहे हो, ये आपको कल दिख रहा है, कल, और हमने सिल्क में क्या पढ़ा था, सेरीकल्चर। तो अगर ये सेरीकल्चर की स्पेलिंग पूरी यहाँ पर कवर हो जाती है तो दैट मीन्स कि ये सेरीकल्चर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर मतलब कि सिल्क के वर्म की फार्मिंग करना, उन्हें पालना पोसना, उन्हें अच्छे तरीके से खिलाना और फिर उनसे कोकून को ले लेना, तो ये पूरा सेरीकल्चर कहलाता है। फिर है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर SIL और K भी दिख रहा है, ठीक है, और ये आपका सिल्क वर्म बना सकता है आई थिंक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिल्क वर्म। एक सेकेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, अब साथ में दिख ही रही है, ये कौन सी है, मलबेरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मलबेरी लिख देते हैं, क्योंकि देखिए री है, एम है और बेरी मिल जाएगी आपको, तो ये हो जाएगा मलबेरी लीव्स। नेक्स्ट इज, अब देखिए ये आपको दिख रहा है RINGLLE। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ये हो जाएगा री लिंक। ठीक है, ING दिख रहा है तो होगा री लिंक, है ना। तो इस तरीके के जम्बल्ड वर्ड्स जब भी आपको दिए जाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी हिंट जरूर दी जाएगी कि ये किस फॉर्म में है। आप सभी चीज़ों को चेक कर लेते हैं अपन कि ये सही है या नहीं है। तो हमारा पहला था सेरीकल्चर, तो हमने सेरीकल्चर लिख दिया है। सिल्क वॉर्म है। नेक्स्ट इज मलबेरी लिखा हुआ है, एंड लास्ट वन इज रीलिंग। क्लियर है, हम यहाँ पर इसको करते हैं क्लियर और आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 24 लिया था शॉर्ट आंसर टाइप का, मैच द कॉलम। सो मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम्स गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। याक वूल, एंगोरा गोट्स, मलबेरी लीव्स एंड सॉरिंग। सो ये प्रोसेस है, यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंग ऑफ हेयर, सिल्क वॉर्म, तिब्बत एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, अब आपने याक, ये जो एनिमल है, इसको क्या आपने आसपास कहीं देखा है? जी नहीं, ये जो है वो तिब्बत और लद्दाख में मिलता है, इसलिए एक ऑप्शन जो है वो हो जाएगा थर्ड। एंगोरा, ठीक है, तो एंगोरा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कश्मीर में मिलती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट इज मलबेरी। सो मलबेरी क्या होती है? मलबेरी लीव्स कौन खाता है? यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, वॉशिंग ऑफ हेयर और सिल्क वॉर्म। तो ऑब्वियस सी बात है मलबेरी लीव्स रिलेटेड है सिल्क वॉर्म से, क्योंकि वो इसे खाते हैं। लास्ट इज सॉरिंग। तो सॉरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द हेयर, तो ये सॉरिंग की मेथड है। दैट मीन्स कि याक वुल का जो ऑप्शन है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है, यहाँ से एंगोरा गोट का जो है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, मलबेरी लीव्स का होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 एंड सॉरिंग है ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपने ये सभी आंसर्स को सही तरीके से मार्क किया होगा। आगे देख लेते हैं हमारा क्या ऑप्शन सही है। तो भाई ए का थर्ड है, बी का फोर्थ, सी सेकेंड एंड डी इज फर्स्ट, जो कि हम बिल्कुल सही है। सो याक आर फाउंड इन Tibet and Ladakh, while Angora goat are reared in Jammu and Kashmir. Mulberry leaves are used to feed silkworm. Soring is the process to clean the sheared hair. जितने भी hairs आप shear करते हो, sheared करते हो किसी animal की body से, उसको धोने का जो process होता है, wash करने का जो process होता है, उसी को हम process of सॉरिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो तो जैसा आप इमेज को देख रहे हो, तो इस इमेज को देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर हीट का है, बिकॉज यहाँ पे कैंडल जल रही है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अ सर्कुलर मेटल लूप इज हीटेड एट पॉइंट O।
क्लियर है? एक मेटल का लूप है। लूप क्या होता है? क्लोज पाथ है ना, जो कि कहीं से ओपन ना हो, तो एक पूरा एक लूप है यहाँ पे। तो आपसे बोला गया कि एक सर्कुलर मेटल का लूप है, मतलब मेटल का बना हुआ है ये लूप, और इज हीटेड मतलब कि उसे गर्म किया जा रहा है एट पॉइंट O, मतलब O पर कैंडल रख दिया हमने, मतलब कैंडल को इस तरह से रखा हुआ है कि इसकी जो फ्लेम है, क्या है, इसकी जो फ्लेम है वो हमारे सीधे पॉइंट O पर जाकर के मिले। क्लियर है? ये जो फ्लेम है ये कहाँ पर एक सेकेंड, ये मिक्स हो गया मेरा वर्ड। ये जो फ्लेम है ये आपके पॉइंट O पर जाकर के कनेक्ट हो रही है सीधे। तो अब आपसे ये बोला हुआ है कि इन विच डायरेक्शन वुड हीट फ्लो इन द लूप, तो इस लूप में हीट कैसे फ्लो करेगी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑर्डर द पिन्स एट पॉइंट्स P, Q and R फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ वैक्स fall if points O, P, Q and R are equidistant from each other। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है, इस तरह से पिन्स को अटैच किया हुआ है और वैक्स की मदद से, ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि किस सीक्वेंस में ये जो पिन्स हैं वो फॉल डाउन होंगी। अब आपसे क्या बोला है कि इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बराबर है इस डिस्टेंस के और ये बराबर है इस डिस्टेंस के, मतलब ये सभी आपस में कैसी हैं, बराबर डिस्टेंस पर है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा मैं साफ करती हूँ, इसको रफ करती हूँ और इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो समझ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए हम दोबारा से समझ लेते हैं। हमने जैसे ही कैंडल को यहाँ से गर्म किया, अब हीट को क्या चाहिए, हीट को चाहिए कि वो फ्लो करे। अब मेटल क्या है आपका, मेटल जो है यहाँ पे ये एक सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड में हीट कैसे फ्लो करती है, सो हीट जो फ्लो करती है सॉलिड में, इन सॉलिड हीट फ्लो ड्यू टू कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। अब यहां पे हीट फ्लो हुई, यहां पे आई, लेकिन उसको दो रास्ते मिल गए। क्या रास्ते मिले उसे, दो रास्ते मिले। क्लियर है? एक रास्ता उसे यहां जाने का मिला और एक यहां। अब वो इंसान तो है नहीं कि सोचेगा यार लेफ्ट ले लेता हूं राइट पर नहीं जाऊं, हीट है, उसको तो जैसे रास्ते मिलेंगे वो वैसा फ्लो करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही हीट यहां से निकली वो इस तरह से डिवाइड हो गई, यहां पे और यहां पे। देन वो धीरे धीरे आपके इस पॉइंट पर जाएगी या यहां से यहां पहुंचेगी। और कब तक हीट फ्लो करती रहेगी, जब तक कि पूरे मेटल पर, ठीक है, फ्लो टिल, है ना, सेम टेम्परेचर अक्रॉस मेटल लूप, ठीक है। जब तक कि मेटल के लूप पर आपका पूरा का पूरा सेम या फिर मैं कहूं इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए, तब तक कि ये जो आपका हीट है ना ये फ्लो करती रहेगी। तो ये फ्लो करेगी, तो यहां पे दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर है? O से यहाँ पर जितने टाइम पर O से R पे पहुंचेगी उतने ही टाइम पर O से P पर पहुंचेगी। ये बात क्लियर है? अब हमसे पूछा था कि अगर यहाँ पे मैंने पिन्स को अटैच किया हुआ है तो सबसे पहले कौन सी पिन गिरेगी। तो आपको बता दें कि क्योंकि हीट जो है वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगी, तो इसकी वजह से R की पिन और जो P की पिन है वो दोनों एक साथ फॉल डाउन होंगी, क्योंकि दोनों ही एक डिस्टेंस पर रखी हुई हैं और दोनों पर ही वैक्स है जो कि पिघलेगा। और सबसे लास्ट में कौन सी पिन गिरेगी, Q की पिन गिरेगी, क्योंकि वो दूर है आपकी फ्लेम से। तो हीट को यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और दोनों ही साइड से इक्वल टाइम पर वो Q साइड पर पहुंचेगी। क्लियर है? तो इसीलिए हमारा जो आंसर है यहां पर देख लीजिए, heat will flow in both the direction, that is from O to P and O to R. In which direction would heat flow in the loop? O to P. इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। So in which direction would heat flow in the loop? So heat flow in the loop from O to P and O to R and O to P. Next is, in which order the pins at points P, Q and R fixed with the help of wax fall. ठीक है, तो आपको बता देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
पिन्स एट P एंड R विल फॉल साइमल्टेनियसली, तो सबसे पहले P और R की पिन गिरेगी और सबसे लास्ट में पिन एट Q विल फॉल, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ हीट विल रीच द पॉइंट्स एट P एंड Q R। ठीक है, तो ये जो आपकी पिन्स थी इसमें सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि P R है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे आपकी कैंडल थी, इस वजह से पहले फर्स्ट R और P की और सेकेंड आपकी Q पर जो पिन है वो फॉल डाउन होगी। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को खत्म करके हम पहुंच जाते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगेन आपको दो अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं। इन द अरेंजमेंट्स A एंड B एज शोन इन फिगर, पिन्स P एंड Q आर फिक्स्ड टू अ मेटल लूप्स एंड एन आयरन रॉड विद द हेल्प ऑफ वैक्स। अब यहाँ पे आपको दो पिन्स दी हुई हैं P और Q, जो कि मेटल की रॉड में, ये क्या है आपकी रॉड है, ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई है, मेटल की। क्लियर है? ये देखिए भाई, ये रॉड, ठीक है, और ये आपका अगेन एक लूप है जिसको रिंग भी कह सकते हैं अपन। करेक्ट? चलिए, सो आपको दो पिन्स दी हुई हैं P एंड Q, और वो जो कि आपके दो दो एंड पर कनेक्टेड है। इन विच केस आर बोथ द पिन्स लाइकली टू फॉल एट डिफरेंट टाइम्स, एक्सप्लेन। ठीक है, सो अब किस केस में, अभी आपको ये बताना है कि किस केस में ये जो पिन्स है आर बोथ पिन्स लाइकली टू फॉल एट डिफरेंट टाइम्स, किस कंडीशन में जो पिन्स है वो अलग अलग टाइम पर फॉल डाउन होंगी। तो अगर आपने इससे पहले का क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा है तो आप इसका आंसर अच्छी तरीके से दे पाएंगे। कैसे? अब देखिए, यहाँ पे कैंडल फ्लेम जा रही है, कहाँ पर जा रही है, यहाँ पे। अब यहाँ से Q तक का डिस्टेंस भी बराबर है और P तक का डिस्टेंस भी बराबर है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये और ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब कि अगर इस पिन में हीट फ्लो करेगी तो कैसे फ्लो करेगी, यहां से और यहां से बिल्कुल सेम टाइम में। कैसे फ्लो करेगी, सेम टाइम में हीट जो है वो फ्लो करेगी। हीट फ्लो इन सेम टाइम। क्लियर है? तो इसका मतलब कि P और Q जो है, P एंड Q विल फॉल एट सेम टाइम। ओके, क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है, यहां से P का डिस्टेंस, यहां से Q का डिस्टेंस सेम है, इसलिए P और Q विल फॉल एट सेम टाइम। अब यहां पे देखिए, कंडक्शन दोनों में हो रहा है, लेकिन यहां पे कंडक्शन का रास्ता कैसा है, ये डिवाइड हो रहा है, फ्लेम जो है वो आपकी यहां से डिवाइड हो रही है। यहां देखिए, यहां पे फ्लेम रखी हुई है, पहले हीट कहां हो जाएगी, यहां, फिर धीरे 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 पहुंचेगी यहां पे। तो सबसे पहले किसका वैक्स पिघलेगा, P पॉइंट का। तो सबसे पहले जो फॉल डाउन होगी वो होगी P पिन। अब हीट जो है वो धीरे 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 Q पर जाएगी, फिर वैक्स फ्लो पिघल जाएगा और देन पिघलेगा और नीचे गिरेगा। तो जो Q पर लगी हुई पिन है वो सेकेंड टाइम पर जाएगी। तो आपको यही पूछा था कि इन विच केस आर बोथ द पिन्स लाइकली टू फॉल एट डिफरेंट टाइम्स। सो P एंड Q विल फॉल, मैं फ्लो बोल रही, दैट इज फॉल। ओके, सो फॉल एट डिफरेंट टाइम। क्लियर? सो P एंड Q जो है वो अलग अलग टाइम पर फॉल डाउन होगी, नीचे की तरफ गिरेंगी। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो आपसे यही पूछा था कि ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू कंडक्शन होने की वजह से हीट विल फॉलो द पाथ। ओके, एंड इन फर्स्ट केस में हीट जो है वो डिवाइड हो रही है सेम पाथ पर और सेम डिस्टेंस पर सेम टाइम पर ये पिन को गिराती है, P और Q को गिराती है। लेकिन अगर सेकेंड केस की बात करें तो एक लंबा सा रॉड है, तो रॉड में कंडक्शन के थ्रू जब हीट पास होगी किसी एक लंबे से लेंथ पर, एक लंबे से पाथ पर, तो वो धीरे धीरे पहले एक पोजिशन पर पहुंचेगी, फिर दूसरी पोजिशन पर पहुंचेगी। इसी वजह से जो आपकी पिन्स हैं, पहले P फॉल डाउन होगी, फिर Q फॉल डाउन होगी। ओके, सो as from the given figure, A and B in case A, pins at P and Q get equal amount of heat. So pins fixed at P and Q in case of A will fall simultaneously. ठीक है? So basically जो A केस था आपका, क्लियर है, उसमें आपको सिंपल बताना है। अगर इतनी बड़ी कहानी नहीं भी लिख सकते तो सिंपल लिख दीजिए, इक्वल डिस्टेंस सो दैट इक्वल हीट विल ट्रांसफर टू द पॉइंट एंड
पिन्स विल फॉल साइमल्टेनियसली। इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, बट इन केस ऑफ बी, पिन एट पॉइंट P falls before the pin at Q as because heat will reach the point at P first than the pin at Q। तो क्योंकि जो हीट है वो फर्स्ट P पर पहुंचती है, देन सेकेंड Q पर पहुंचती है, इसी के कारण पहले P की पिन नीचे गिरेगी और फिर ये जो आपकी Q की पिन है वो गिरेगी। क्लियर हो गया? बहुत आसान सा सवाल था, बहुत इंटरेस्टिंग था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So question number 27, it is advised not to hold the thermometer by its bulb while reading it, explain why। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बता रही थी थर्मामीटर का, जब मैंने आपको बताया था कि we should not be it is advised not to hold the thermometer by its bulb। हमें बल्ब से थर्मामीटर को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप थर्मामीटर को बल्ब से होल्ड करते हैं तो आपका जो फिंगर का टेम्परेचर है वो भी थर्मामीटर सेंस कर लेता है और आपके जो फीवर की रीडिंग आपने ली हुई है वो रीडिंग उस टेम्परेचर से और ज्यादा बढ़ जाती है और हमें फॉल्स रीडिंग मिलती है। सो वी आर एडवाइज नॉट टू होल्ड द थर्मामीटर बल्ब while reading it as the level of mercury increased from the actual reading due to our body temperature। हमारी बॉडी टेम्परेचर से ये जो मर्क्यूरी का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, इसीलिए हमें उसे नहीं होल्ड करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज while playing in a park a child was stung by a wasp। ठीक है, एक मधुमक्खी ने उसे काट लिया। Some elders suggested applying paste of baking soda and others lemon juice as remedy। Which remedy do you think is appropriate and why? अब देखिए, आपको जब भी जैसे कि एंट स्टिंग्स या आपको मधुमक्खी अगर काट लेता है तो बेसिकली एक एसिड वो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन पर रिलीज करते हैं, बॉडी में नहीं, हमारी उस पर्टिकुलर स्किन के एरिया में वो एसिड रिलीज हो जाता है। तो अगर उस एसिडिक में आप बेसिक सॉल्यूशन लगाओगे तो वो न्यूट्रलाइज होगा और आपको जलन या इचिंग जो भी महसूस हो रही है वो नहीं होगी, जो भी फील होती है वो नहीं फील होगी। अगर आपने लेमन जूस लगा दिया तो लेमन जूस कैसा होता है, एक एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर आपने एसिडिक में एसिडिक लगाया तो क्या होगा, आपको और ज्यादा एसिड वहां पर इचिंग हो सकती है। सो वेस्प स्टिंग इंजेक्ट्स अ लिक्विड इन द स्किन विच इज एसिडिक इन नेचर। अब ये जो आपका वेस्प स्टिंग होती है वो एक तरीके का लिक्विड हमारी बॉडी में, स्किन में छोड़ता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। हैंस बेकिंग सोडा इज अप्लाइड एज इट इज बेसिक इन नेचर एंड द न्यूट्रलाइज द एसिड। और वो क्या करेगा, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। बेकिंग सोडा अगर आप लगाते हैं तो याद रखिएगा भाई, कभी भी मधुमक्खी अगर आपको काट ले तो आप क्या करिएगा, उस पर बेकिंग सोडा रब कर लें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। सो इज द डिस्टिल्ड वाटर की बात की जा रही है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक या बेसिक होता है। तो बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर आपका एक न्यूट्रल होता है ना। सो अब आपको वेरीफाई करके बताना है। तो अब किसी भी न्यूट्रल चीज़ में अगर आप कुछ भी डाल दें, चाहे आप बेसिक सॉल्यूशन डाल दें चाहे एसिडिक सॉल्यूशन डालें, आपको कोई कलर चेंज उसमें नहीं मिलेगा। सो डिस्टिल्ड वाटर विल बी न्यूट्रल। We can verify it by showing that neither blue or red litmus paper changes its color when dipped in it। अब आपने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला या रेड लिटमस पेपर डाला तो दोनों ही केस में ना तो ब्लू का रेड कलर हुआ ना रेड का ब्लू हुआ। दैट मीन्स कि ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक नेचर का है। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 30। सो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड दे आर एंड दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एंड अ केमिकल चेंज। ओके, ये एक रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज है। सो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एंट एसिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ आपके एग्जांपल ऑफ base and lemon juice, orange juice, and they are the example of acidic nature substances। so आपको यहाँ बताना था कि भाई न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन हो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, तो यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में एवोल्यूट होती है।
Antacids like milk of magnesia, baking soda, etc., which contain base, are used for reducing acidity in stomach when excess acid released by glands. अगर हमारे glands ज़्यादा acids को release कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेस एसिड कौन रिलीज करता है आपकी बॉडी में? आपके ग्लैंड्स, ठीक है। तो अगर ये ग्लैंड्स आपको ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? आपको कुछ बेसिक सॉल्यूशन अगर आप पी ले तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा पीते हैं, तो जिसकी मदद से क्या होता है, ये जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस पे। अभी तक आपने शॉर्ट कर लिया, अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विद द हेल्प ऑफ फिगर्स ऑफ वेरियस स्टेजेस। अब आपको फिगर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, फीमेल मॉथ जो होती है वो एग लाई करती है, एग प्रोड्यूस करती है। उस एग से क्या निकलता है? छोटे सा कैटरपिलर। ये जो कैटरपिलर है ये क्या करेगा? फिर मलबेरी लीव्स को खाएगा 25 to 30 डेज। धीरे धीरे अपने आसपास कोकून बना लेता है। उस कोकून को अगर अपन रख देंगे तो फिर वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये पूरी लाइफ प्रोसेस होती है सिल्क वॉर्म की। सो the life cycle of silk moth is completed in 4 main stages. सबसे पहले the female silk moth lays egg on the leaf of the mulberry trees. ठीक है, सबसे पहले वो क्या करती है? एग को लेक डाउन करती है, प्रोड्यूस करती है मेलबेरी ट्री पर। द एग्स हैच टू फॉर्म लार्वा कॉल्ड द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। ये जो एग है उसके मदद से क्या निकलता है? लार्वा, ठीक है, या जिसको आप कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म्स भी कहते हो। द सिल्क वॉर्म ग्रो इन अ साइज फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड द प्यूपा। राइट है? सो बेसिकली आपको ये सारी स्टेजेस के नाम याद रखना है। मैं आपको फिर से एक मार्क करके बता देती हूँ जिसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जैसे सबसे पहले फीमेल जो थी उसने क्या किया? एग प्रोड्यूस किए, ठीक है, क्या प्रोड्यूस किए? एग प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले क्या मिला आपको? ये एग। क्लियर हुआ? उसके बाद ये क्या करती है? मलबेरी लीव्स को खाती है। देन द एग हैच टू फॉर्म अ लार्वा। अब ये एग जो है वो हैच होते हैं और क्या प्रोड्यूस होता है? लार्वा या कैटरपिलर। इसको आप क्या नंबर दे सकते हो? सेकेंड पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। द सिल्क वॉर्म्स ग्रो इन साइज फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स। उसके बाद सिल्क वॉर्म मलबेरी लीव्स को खाते हैं एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड द प्यूपा। और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्यूपा में, ठीक है। इट फर्स्ट वीव्स अ कवरिंग टू होल्ड इट सेल्फ विच इज नोन एज कोकून। और क्या करते हैं? अपने आसपास एक कवर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या क्रिएट करते हैं? अपने आसपास प्यूपा बनने के बाद कवर क्रिएट करते हैं जिसको हम कोकून कहते हैं। अब प्यूपा डेवलप इनसाइड कोकून इनटू moth and comes out as an adult male और female silk moth। सबसे 4th नंबर पे क्या होता है? moth, ठीक है। सो भाई ये जो प्रोसेस है ना ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अलग अलग स्टेजेस पे इनके नाम क्या होते हैं? सबसे पहले होता है एग, ठीक है। एग से ये बनाते हैं लार्वा। लार्वे को अपन क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हो कैटरपिलर या फिर आप इसे नाम दे सकते हो सिल्क वॉर्म इटसेल्फ, ठीक है। अब सिल्क वॉर्म के बाद ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? तो इसके बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके प्यूपा में। और प्यूपा मतलब कि ये बनाएगा कोकून अपने आसपास और कोकून बनाने के बाद ये बनता है मॉथ, या जिसमें वो कुछ भी हो सकता है, या तो फीमेल या मेल, किसी में भी ये कोई भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये पूरी लाइफ प्रोसेस होती है किसकी? आपके सिल्क वॉर्म की। क्लियर हो गया? चलिए, सो ये आंसर आप दे देंगे एंड इसका ब्यूटीफुल सा डायग्राम जो कि आपको बनाना है। क्लियर है? ये देखिए एग हुआ, कैटरपिलर, कोकून, कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, फीमेल मॉथ। क्लियर है? फीमेल या मेल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप और करके जरूर लिख दीजिए, फीमेल और मेल। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
So write various steps of processing fibers into wool. अब आपको फाइबर की मदद से वूल बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? तो सबसे पहले हम करते हैं शेयरिंग प्रोसेस। दैट मीन्स कि आप एनिमल फ्लीसेस को निकालते हो। तो शेयरिंग, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव फ्लीसेस ऑफ द शीप। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? शेयरिंग, जिसमें आप क्या करते हैं? आप एनिमल के फ्लीसेस को रिमूव करते हैं along with the thin layer of skin। अब आप सोचेंगे स्किन निकाल दी, एक्चुअली में इनके जो स्किन है ना वो डबल लेयर्ड होती है। स्किन के ऊपर जो हेयर है ना ऐसे होते हैं कि आपको वो स्किन टाइप लगेंगे, आप उनकी स्किन के साथ ऐसे निकाल लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द शेयरिंग प्रोसेस। फिर करते हैं हम उसको साफ करेंगे, सॉरिंग प्रोसेस होगी। तो सॉरिंग इज इन दिस स्टेप। नेक्स्ट इज सॉरिंग, ठीक है। सो सॉरिंग की स्टेप में क्या होता है? सो इन दिस स्टेप द sheared हेयर इज वॉश्ड थ्रूली टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। फिर क्या किया जाता है? ये जो भी आपके हेयर्स है जिसको आप शेयर करके लाए हो उसे आप साफ करते हो। साफ करने की जरूरत क्यों होती? ताकि आप ग्रीस, डस्ट और डर्ट उसमें से हटा पाएं। फिर की जाती है सॉर्टिंग। इसमें क्या किया जाता है? इन दिस स्टेप डिफरेंट टेक्सचर ऑफ हेयर आर सेपरेटेड एंड सॉर्टेड। अब इसके बाद क्या होता है? कुछ बैड हेयर्स होते हैं जो कि बिल्कुल छोटे होंगे, काम के नहीं होते, उन्हें हटा दिया जाता है। क्वालिटी वाइज सारे हेयर्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे शीप की मदद से आप वूल निकालते हो। सो सॉर्टिंग इज सॉर्टिंग क्या होता है कि इन दिस स्टेप डिफरेंट टेक्सचर ऑफ हेयर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। नेक्स्ट इज इसके बाद कलरिंग भी की जाती है। तो आप लास्ट स्टेप में लिख सकते हो डाइंग, जिसमें अपन डाई करते हैं हेयर्स को। So next question, you are provided with the 3 test tubes A, B and C as shown in the figure with different liquids। आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई है और इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग लिक्विड्स डाले हुए हैं। What will you observe when you put? अब देखिए, अपन पहले तो टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देख लें। जब भी कोई क्वेश्चन दिखे आपको तो तुरंत उसके सेकंड पार्ट पे जाने से पहले इमेज को बहुत ध्यान से देख लीजिए। सो आपको इमेज में सबसे पहले दिया हुआ है ऑप्शन ए में जो सॉल्यूशन है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रैट्रिक एसिड, ठीक है। सो ये जो ट्रैट्रिक एसिड होता है इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज सोप सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज प्योर वाटर। मतलब एक एसिडिक नेचर है, एक बेसिक नेचर है और एक न्यूट्रल है। क्लियर हो गया? अब अपन नेक्स्ट पीस पे चलते हैं। अ पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि ब्लू लिटमस पेपर का क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या देगा? सो आपको मैं बता दूं कि ये जो लिटमस पेपर है ये अगर एसिडिक नेचर में डाला जाए तो वो रेड कलर देगा। तो अब ये ब्लू कलर का है तो आपको क्या मिलेगा? इसमें लिटमस पेपर को डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं सोप सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर का क्या होगा सोप सॉल्यूशन में? मैं अब लिटमस नहीं लिख रही हूं, यहां पे सिंपल आपको बता रही हूं कि ब्लू लिटमस का क्या हुआ। तो जब आपने सोप सॉल्यूशन पे डाला तो आपको क्या मिलेगा? कलर ब्लू कलर ही दिखेगा, या फिर मैं लिख सकती हूं नो चेंज, ठीक है, यहां पे नो चेंज। नेक्स्ट इज प्योर वाटर। तो ब्लू लिटमस पेपर को जब आपने इसमें डाला तो आपको कलर ब्लू ही दिखेगा, अगेन नो चेंज, क्योंकि न्यूट्रल में आप कोई भी चीज डालो वो आपको वही की वही चीज मिलेगी, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब अगर अपन ने रेड लिटमस पेपर को इसमें ऐड किया, सेकंड क्या है? रेड, ठीक है। अब लिटमस पेपर अंडरस्टूड है, तो अगर मैंने रेड को इसमें डाला तो क्या मुझे कोई कलर चेंज मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट मीन्स रेड रेड ही रहेगा, क्योंकि एसिडिक नेचर में रेड कलर मिलता है तो रेड में आपको रेड ही दिखेगा, तो कोई नो चेंज दिखेगा। थर्ड, सेकेंड वाले को मतलब रेड को आपने किस में डाला? सोप सॉल्यूशन में डाला, तो आपको ये कौन सा कलर देगा? तो ये मुझे कलर देगा ब्लू, क्योंकि जो बेसिक नेचर है वो क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। प्योर वाटर में डालेंगे तो अगेन रेड जो है वो आपको रेड ही मिलेगा। रेड कलर क्या मिलेगा आपको? रेड ही मिलेगा, क्योंकि रेड या नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, आपको जैसा जो चीज है उसको वैसे ही रखेगा। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। अब फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन को डालोगे, थर्ड में लिख दे रही हूं यहाँ पे। तो जब आपने फिनोफ्थिलीन को डाला, ठीक है, तो आपको पहले केस में क्या मिलेगा? नो चेंज,
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कैसा होता है, खुद भी एसिडिक होता है, इसीलिए आपको पहले केस में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ करके क्लियर लिख देती हूँ। फिनोल्फथलीन के लिए मतलब थर्ड के लिए नो चेंज। क्लियर है? इस वाले केस में सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा आपको? पिंक कलर मिलेगा फॉर थर्ड। ठीक है, प्योर वाटर में डालोगे तो आपको थर्ड में नो चेंज, जैसा आपका फिनोल्फथलीन है वो वैसे का वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिनोल्फथलीन खुद कैसा होता है, ये खुद ही एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिक को एसिडिक में डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप एसिडिक को बेस में डालोगे तो वो पिंक कलर आपको प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं, जहां पर मैंने एरो मार्क किए थे उसकी जगह हम एक चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। जैसे पहला लिटमस पेपर टेस्ट ट्यूब ए में रेड हो जाएगा, देन नो चेंज, देन इसमें देखा नो चेंज, टर्न्स ब्लू, नो चेंज, एंड फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन एसिडिक में डालोगे तो कलरलेस, बेस में डालोगे तो टर्न पिंक, एंड न्यूट्रल में अगेन कलरलेस। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो चुका है। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 34 है कि बूझो पहेली एंड देयर फ्रेंड्स गोलू वर प्रोवाइडेड विद अ टेस्ट ट्यूब ईच कंटेनिंग चाइना रोज सॉल्यूशन। चाइना रोज सॉल्यूशन मतलब क्या? आपके घर के बाहर जो गुड़हल का फूल होता है ना, रेड कलर का, उसको उन्होंने पीसा पानी में बड़े अच्छे से और एक पिंक कलर का सॉल्यूशन बना लिया। राइट, सो विच वॉज पिंक इन कलर? बूझो एडेड 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ए इन हिज टेस्ट ट्यूब एंड गॉट डार्क पिंक कलर। अब बूझो ने क्या किया? सबसे पहले 2 ड्रॉप्स डाली उसमें, तो उसको क्या मिला भाई? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भाई, बूझो। तो बूझो ने जब इसमें क्या डाले, ए में ड्रॉप्स ऐड किए, तो उसे क्या कलर मिला? डार्क पिंक। कैसा कलर मिला उसे? डार्क पिंक मिला। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जब पहेली एडेड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब पहेली ने भी कुछ सॉल्यूशन डाला, तो पहेली ने क्या किया भाई? जब उसने ड्रॉप्स डाले तो उसके ड्रॉप्स ने क्या किया ए टेस्ट ट्यूब में, तो उसके सॉल्यूशन जब उसने डाला टेस्ट ट्यूब में, जिसका उसने नाम दे दिया बी, है ना, तो क्या हुआ? टू हर टेस्ट ट्यूब एंड गॉट ग्रीन कलर, उसको ग्रीन कलर मिल गया। राइट, एंड गोलू एडेड 2 ड्रॉप्स सॉल्यूशन सी, और थर्ड आपका गोलू बेचारा, उसने क्या किया? 3 उसने भी कुछ ड्रॉप डाल दिए। अब उसके ड्रॉप्स ने क्या किया? कोई बेचारे को कलर चेंज नहीं मिला, जैसा कलर था लाइट पिंक, तो लाइट पिंक कलर ही मिला। तो अब ये जो चाइना रोज है ना आपका यहाँ पर, ये कैसा कलर देता है? ये लाइट पिंक। तो अब देखिए कि जब बूझो ने कोई ड्रॉप्स डाले तो वो डार्क पिंक कलर कर दिया, पहली ने जो ड्रॉप डाले उसने ग्रीन कलर कर दिया, और गोलू ने जो ड्रॉप डाले उसमें कोई भी चेंज नहीं था। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सजेस्ट द पॉसिबल कॉज ऑफ द वेरिएशन इन द रिजल्ट। सो इनके जो रिजल्ट्स थे इनमें इतना वेरिएशन क्यों है ये आपको बताना है। तो भाई देखिए, जो चाइना रोज है, अगेन इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर and it will give dark pink color when acidic solution added to it. ये dark pink color देता है जब आप उसमें acidic solution डालें, and it gives green color when basic solution added to it. जब ये आप basic solution डालोगे तो ये आपको green color देगा, and no color change when few drops of neutral added to it. अगर आपने इसमें neutral डाला, ठीक है, या फिर neutral का solution डाला तो ये आपको कोई भी color change नहीं देता है। तो यही हुआ होगा, बूझो ने acidic, पहेली ने बेसिक नेचर का और गोलू ने न्यूट्रल नेचर का सॉल्यूशन डाला होगा, जिसके कारण उन्हें कोई सबको अलग अलग चीज़ें या फिर जो रिजल्ट है उसमें इतनी वेराइटीज मिली। क्लियर है? सो ए इज एसिडिक सॉल्यूशन, जैसा हमने देखा, चाइना रोज सॉल्यूशन टर्न्स डार्क पिंक इन एसिड्स। बी इज बेसिक सॉल्यूशन सिंस चाइना रोज सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। सी इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन, हैंस देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन। दैट इज द रीजन। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। सो हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है? सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाइल टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ दैट हॉटनेस एंड कोल्डनेस। दोनों में फर्क है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हीट और टेम्परेचर दोनों ही सेम चीज़ है। जी नहीं, हीट एक अलग चीज़ है और उसका जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट चीज़ है। सो
इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम one body to another when there is a difference in temperature between the object. क्या बोल रहे हैं कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्लो करती है और उन ऑब्जेक्ट में जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। क्या मतलब है, एक ज़्यादा गर्म और एक ज़्यादा ठंडा हुआ तो जो बॉडी गर्म है उसकी हीट ठंडे की तरफ जाती है और उसे भी इक्वल टेम्परेचर का बनाने की कोशिश करती है और बना भी लेती है अगर लंबे टाइम तक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। ओके तो याद रखिएगा हीट क्या है, बार बार याद करवा रही हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एंड टेम्परेचर इज द थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी दैट इंडिकेट्स, या फिर आप सिंपल लिख दीजिए इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस का और कोल्डनेस का मेजरमेंट, या फिर अगर आप लिख सकते हो उसको और ज्यादा एनहांस करके लिखना चाहते हो, सो इट इज द थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी दैट इंडिकेट्स वेदर और नॉट and in which direction heat will flow from one body to another। और इससे भी ये भी पता चलेगा कि जो हीट है वो किस बॉडी से किस तरफ जा रही है, क्योंकि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था पहले वो अगर धीरे धीरे से अपने टेम्परेचर को भेज रही है तो थोड़ा कम हो जाएगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम था उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये आपके हीट के फ्लो को बताती है। नेक्स्ट इज इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी। ठीक है, सो ये क्या होती है, अगर इसका अपन अमाउंट निकालना चाहे तो ये क्या होगी, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी। बॉडी की जो इंटरनल एनर्जीज होती है उसके सम के बराबर होता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। एंड हीट के लिए एज हीट बिटवीन टू बॉडीज, टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ टू बॉडीज रिमेन अनचेंज्ड as a conclusion of exchange of the heat between the two bodies, sum of their temperature before and after exchange is not same। ठीक है, अब इसको और शॉर्ट में या और आसान तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को इसी वे में लिखें ये ज़रूरी नहीं है, आप इसे समझ के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूनिट आपने जूल बता दी, ये पॉइंट हमें हमेशा याद रहेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर की यूनिट बता दी आपने केल्विन। पहला जो आंसर है आप ये बता दीजिए कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। ठीक है, क्या बताएंगे आप, जैसे अगर मैं एक पेज यहाँ पर ऐड करके आपको कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स इन्हीं को सॉल्व करके बता देती हूँ, क्लियर है, सो आपको ये आसानी से याद रहेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हीट एंड यहां पे हम लिख देते हैं टेम्परेचर। यहां जैसे लिखा हुआ है। अब पहला जो स्टेटमेंट है दोनों का डिफरेंस है, इसको और सरल तरीके से कैसे याद कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को ये याद रहे बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं रहे और वो चाहते कि थोड़ा और इजी हो तो देखिए, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको बताना ही पड़ेगी। ठीक है, इट विल फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इट इज द measurement of hotness and coldness। क्लियर है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट था इट इज द इक्वल सम ऑफ इंटरनल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो जब हीट किसी बॉडी में जाती है तो उसका मेजरमेंट निकाला जाता है। ठीक है, सो सिंपल, हीट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, टोटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनर्जी। नेक्स्ट, टेम्परेचर के केस में इट इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल का साइन होता है, मतलब इसके बिल्कुल लगभग बराबर, प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसको ना, ये जो पॉइंट है ना, इनको आप थोड़ी और बाहर की, जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको ये जानना है कि जो हीट है आपकी, वो मॉलिक्यूलर एनर्जी के बराबर होती है मॉलिक्यूल के अंदर जो भी है, क्योंकि हर चीज मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई है। तो वो जो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर लेते हैं वही आपकी हीट एनर्जी हो जाएगी, और टेम्परेचर जो है वो उसके काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड, आपको ये बताना है कि एज हीट बिटवीन टू बॉडीज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ टू बॉडीज रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। या फिर आप सिंपल यहां पर एक पॉइंट एक्सप्लेन ये कर सकते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लो, एक सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर कभी फ्लो नहीं करता, ठीक है। टेम्परेचर डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट। अब ये यहां पे ने क्यों लिखा है, देखिए, हीट तो फ्लो कर रही है और टेम्परेचर क्या है, सिर्फ मेजरमेंट है। तो टेम्परेचर क्या करता है, सिर्फ फ्लो बताता है हीट का, कि वो कहां से कहां फ्लो करी। कैसे बताता है, तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप आइडेंटिफाई करोगे कि जिसका ज्यादा टेम्परेचर है और जिस बॉडी का कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, एसआई यूनिट इज जूल। आप बता दीजिए इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है जूल, और टेम्परेचर को तो आप सभी जानते हैं कि हम केल्विन में लेते हैं, क्योंकि केल्विन आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। या फिर टेम्परेचर की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, तो हम उसको ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस, या फिर हम डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का भी यूज करते हैं। क्लियर है, ये आपको बताना है। समझ में आई बात? चलिए, तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस जो कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें थोड़ा सा दिक्कत जाए किसी बच्चे को ये स्टेटमेंट्स याद करने में। तो आप दोनों का शॉर्ट ले लीजिए भाई, कि अगर डिफरेंस पूछा है तो ये भी आप रखें अपने पास, एंड एज वेल एज ये जो हमने यहाँ पर आपको थोड़ा ईजी वे में याद रखने लायक कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आप इन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, कि प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट हीट रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। अब आपको बताना है कि भाई जो वैक्यूम है उसमें भी आपका हीट जो है वो ट्रेवल कर सकती है। चलिए, सो किस तरह से करेंगे। आपको तो पता है कि हीट रेडिएशन के थ्रू कहां पर आती है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपसे पूछा हो, एक्सपेरिमेंट तो बात की बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। तो हमारे अर्थ पर सन से एनर्जी आती है। अब सन और अर्थ के बीच में स्पेस है, स्पेस में कुछ भी नहीं है, नो वैक्यूम। सो वहां से जो हीट हमें आती है वो किससे आती है, रेडिएशन से आती है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट पूछा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ flat bottom flask and fix a rubber stopper having 2 holes in the mouth of the flask। अब एक आपको फ्लास्क लेना है, उसमें आपको नीचे की तरफ 2 होल कर देना है, ठीक है। एंड फिक्स अ रबर स्टॉपर हैविंग 2 होल्स, एक रबर का स्टॉपर लगा दो जिसमें 2 होल्स हैं। शिफ्ट अ थर्मामीटर थ्रू अ 1 होल एंड अ ग्लास ट्यूब विद द स्टॉपर थ्रू द अदर होल। अब आपको एक होल से दूसरे होल में थर्मामीटर को लगा देना है। नाउ विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप रिमूव द एयर फ्रॉम द फ्लास्क। अब ये जो एयर होगी फ्लास्क में उसको हटा देना है। ट्राई टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर फ्रॉम द थर्मामीटर, पुट अ फ्लास्क इन अ ब्राइट सनलाइट एंड वी विल ऑब्जर्व दैट। ठीक है, एक फ्लास्क लेना है आपको। फ्लास्क में क्या करना है आपको, पूरी तरीके से जो कवर्ड हो उसमें थर्मामीटर लगा दिया, और उसमें से जितना भी वैक्यूम था वो हमने वैक्यूम रिमूवर से या वैक्यूम पंप से निकाल लिया।
मतलब कि अंदर कुछ भी नहीं है। अब उसको कवर कर दिया अच्छे तरीके से और सनलाइट में रख दिया। अब आप क्या देखोगे थोड़ी टाइम बाद कि भाई कोई भी वैक्यूम नहीं है, लेकिन टेम्परेचर फिर भी थर्मामीटर आपको रीडिंग दे रहा है सनलाइट में, ठीक है। वी विल ऑब्जर्व द थर्मामीटर रिकॉर्ड्स अ राइज इन टेम्परेचर, सो ऑन द बेसिस वी कैन से दैट दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द हीट रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ में आता है कि ये जो फ्लास्क था उसके अंदर क्योंकि कोई भी वैक्यूम नहीं था, फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि हीट जो है वो रेडिएशन के कारण आ रही है, उसके अंदर भी हीट की वजह से ही वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा था और थर्मामीटर से हमें रीडिंग मिल रही थी। आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन था ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखिए लॉग आंसर टाइप में टफनेस बढ़ जाती है, पर कोई बात नहीं, हमें तो अब सब कुछ पता है, हम आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं आपका ये जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन था इसे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स शायद यहाँ पर जब देख रहे होंगे तो वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते होंगे या कुछ स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के होंगे, हिंदी से होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स जो कि हिंदी में है उनका सारा सॉल्यूशन मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि क्या कुछ पे करना पड़ेगा? जी नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स पर ना आपको सारी तैयारी करवाई जाती है 100% फ्री। तो आपके सभी सब्जेक्ट्स, आपके सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, आपके भी टेस्ट पेपर्स, एग्जाम प्रिपरेशन सब कुछ है एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आप अभी आपने जो मेरा सॉल्यूशन वीडियो देखा वो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को शेयर करिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो कि CBSE से हो, स्टेट बोर्ड से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी से हो। हमारे पास सभी के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? सो अब चैनल को बस आपको क्या करना है, जब आपको सब कुछ फ्री में मिला तो आपको सिंपल सा बस ऐसे सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जितनी भी अपडेट है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर चैप्टर्स, सब तक आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम मिलेंगे अब हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।